हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एसएससी प्री का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अपन पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि यदि x का 5% बराबर है y। ठीक है, x का अपने को का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई करना है। इसको बोर्ड मास में सबसे पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को दिया कि x का 5% इक्वल टू वाई है। तो पूछा कि y का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए y है, इसका अपने को दोनों साइड में सेम कर देंगे तो वो एक ही बात है। यहाँ पे देखिए y तो ऑलरेडी था आपके पास, इसका पूछा है y का 20%। ठीक है, तो इधर भी कर देंगे। तो इधर अपने पास क्या आ जाएगा, x का 5% और का 20%। ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5% जो होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, 5% है, परसेंटेज आप हटाओगे तो नीचे आपके पास क्या आएगा, 100। 5/100 यानी इसको लिख सकते हैं अपन 1/20। तो ये जो अपने पास 5% है, इसको तो अपन लिख देंगे x/20, क्योंकि जो आंसर दिए वो इसी फॉर्म में दिए, x/2 x/2 x/20। ठीक है, इसके बाद है का 20% बराबर अपने पास है y का 20%। तो ये अपना आंसर आ जाएगा x/20 ऑफ 20%, यानी डी इसका अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। ओके, ये अपने को दिया गया था। दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, ये जो अपनी वैल्यू थी इसमें 20% दोनों का अपने यहाँ पे 20% और निकाल लिया। इसका भी 20% कर दिया और इसका भी अपने 20% और कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए मैं कहूँ कि आपको एक नंबर दिया गया है, जैसे नंबर अपने पास है 20। ये अपने पास एक नंबर है, समझिए आप 20, और इसका अपने को 25% दे दिया कि 20 का 25%। ठीक है, तो 20 का 25% कितना होगा, 5। ये आपको इस टाइप से दे रखा है। अब आपको पूछ ले कि 5 का 20%, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 20 का 25% यानी 1/4 निकालोगे तो 5 ही आएगा। ये आपको दिया गया है और ये आपको पूछ ले 5 का 20%, यानी ये जो 5 है इसका अपने को 20% निकालना है। तो इधर मैं इसका भी क्या करूंगा, 20% और निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 20 का 25% और इसका 20%, ये अपन निकाल लेंगे तो बात एक ही है। तो देखिए 20 25% यानी 1/4, 20% यानी 1/5, 5 × 4 20 से 20 कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1। और इस साइड में आप यदि करोगे कि 5 और इसका 20% यानी 1/5, तो भी कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, ये आपको दिया गया था और इसका 20% निकालना है और ये इसके बराबर है तो इसका भी अपने 20% और निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसमें कह रहा है कि 1875 रुपए में एक वस्तु को बेचने के लिए एक व्यक्ति 12.5% छूट देता है और फिर 12% लाभ कमाता है। देखिए 12.5% परसेंटेज में पढ़ा है, फ्रैक्शन में होता है 1/8। 12.5 परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 होता है। छूट किस पे दी जाती है, तो छूट दी जाती है मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य होता है। तो ये इसकी मार्क प्राइस है और ये एक का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस आपके पास 8 है, 1 रुपए की वो छूट देगा 8 में से, तो कितने में बेचेगा, 7 में। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो 12% परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 100। तो ये आपका होता है 3/25। और लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो ये अपना क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, और 3 का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो देखिए 25 रुपए इसकी खरीद है, 3 का लाभ है, तो कितने में बेचेगा, 25 और 3 28। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे कह रहा है यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पे बेची जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो यहाँ पे आपको एक तो कॉस्ट प्राइस चाहिए और एक आपको क्रय मूल्य चाहिए। देखिए यहाँ पे ये विक्रय मूल्य 2 बार आया है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो 28 बनाने के लिए मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, तो दोनों साइड 4 से करेंगे। तो देखिए मार्क प्राइस आपके पास आ गई 8 × 4 32, और कॉस्ट प्राइस आपके पास है 25, यानी 25 रुपए में खरीद के वो कोई छूट नहीं दे, वो 32 में बेचेगा। तो पूछा कितना लाभ होगा, तो 25 में खरीदा, 32 में उसने बेचा। तो देखिए यहां से कितने का डिफरेंस है, 7 रुपए का, 7 का लाभ होगा। किस पे होगा, क्रय मूल्य, वो 25 है, और गुणा 100। तो 25 चौक 100, 7 × 4, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28%। ओके, अगला देखिए। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पे 4
वर्षों में प्रतिवर्ष 20% की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 816 रुपए है। तो पूछा है कि मूलधन इसका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एक तो यदि आपको 20% की रेट ही याद है 4 साल की तो बहुत ईजी है, नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे अपन ने सीआई में पढ़ा है। 20% जो अपना होता है ये कितना होता है, 1/5। फिर आपको बताया था कि साल एक है तब तो ये आपका प्रिंसिपल है। 2 साल की बात करेगा तो नीचे जो हर है डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर करेंगे, 3 साल है तो क्यूब करेंगे, 4 साल है तो इसकी पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 साल है तो 5 की घात आप 4 कर दीजिए, 5 की घात आप 4 करते हो तो वो होता है आपका 625। तो ये अपने प्रिंसिपल मान लेते हैं कि मूलधन जो अपने पास है वो 625 रुपए है। इमेजिनरी अपन ने मान लिया कि अपना जो मूलधन है ये अपने पास कितना है, 625 रुपए। क्यों मानते हैं ये भी अपन ने देखा, इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि समय आपका कितने साल है, समय आपका 4 साल है। तो पहले साल क्या होगा, ये 625 जो मूलधन होगा इसका 20% की बात करें तो 1/5। तो 625 का जब आप 20% निकालोगे यानी 1/5 निकालोगे तो नीचे वाली जो हर होगी इसी से इस संख्या में भाग देना है। तो इसलिए अपन यहाँ पावर 4 करते हैं, 4 साल है ताकि इजीली से कट जाएगा, आपका डेसिमल में आंसर नहीं आए। ठीक है, तो इसको 5 से अपन काट देंगे तो ये आ गया 125। यानी पहले साल का जो आपका ब्याज होगा वो 125 होगा, दूसरे साल भी 125 होगा, ये तो मूलधन पे मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि पहले जो ब्याज आपको मिल चुका है उस पे पूरे पे आपको ब्याज मिलेगा। तो ये जो पहले साल का आपका ब्याज था 125, इस पे भी 1/5 मिलेगा। तो 125 का जब आप 1/5 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25। तो ये ब्याज मिलेगा। ये 2 साल की कहानी होगी। तीसरे साल इस 625 मूलधन पे 1/5 यानी 125 मिलेगा। फिर जो जितना भी ब्याज मिल गया इस पूरे पे 1/5 मिलेगा, तो इस 125 का मिलेगा पहले यहाँ पे 25, फिर इस 125 का मिलेगा 25, फिर इस 25 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसलिए ये अपने पावर 4 की है ताकि डेसिमल में अपना नहीं आए। अब चौथे साल की बात करें तो इस मूलधन पे 1/5 मिलेगा कितना आपको, 20%, 125। फिर पहले साल वाला 125 ये जो है यहाँ पे पहले साल वाला, इसका 1/5 मिलेगा चौथे साल यानी 25। फिर दूसरे साल जो सीआई होता है क्या, ब्याज पे ब्याज, जितना भी ब्याज मिल चुका है इस 125 पे मिलेगा कितना, 25। इस 25 का मिलेगा कितना, 5। ये तो हो गया अपने 2 साल वाले ब्याज पे। अब तीसरे साल वाले पे भी मिलेगा, तो इस 125 पे 1/5 यानी 25, फिर 25 का 1/5 यानी 5 और इस 5 का 1/5 यानी कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये 4 साल का अपने पास पूरा ब्याज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी बताया था कि ये जो फर्स्ट लाइन में होता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये अपना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, 125 125 125 125। ठीक है, आपको पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। तो सिंपल इंटरेस्ट ये अकेला है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा है। तो इस पूरे में इसमें ये पहली लाइन घटा दोगे तो ये तो माइनस हो जाएगी, यानी ये जो आपके पास बचेगा ये इनका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 25 25 3 बार ये रहा और 1 2 3 ये रहा, तो 25 6 बार आया तो 25 गुना 6 150 रुपए, प्लस इसके बाद देखिए 5 आया अपना 4 बार, 1 2 3 4, तो 5 चौको 20 और 1, तो ये अपना टोटल डिफरेंस है 171 रुपीज का। और ये जो कंप्लीट जो आपका डिफरेंस दिया है ये दिया है 816 रुपए के बराबर। यानी ये जो 816 रुपए है वो अपने को किसके वैल्यू दी गई है, 171 की। तो 816 में अपन 171 का भाग देंगे और अपने को मूलधन पूछा है तो मूलधन यहाँ 625 माना है तो अपन 625 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डायरेक्ट कट रहा है क्या, 7 8 9 8 6 14 1 15, देखिए 3 से कट रहा है, पहले 3 से काट लेते हैं। 27 × 81 और 3 दूनी 6, ये 3 से 5 बार 15 फिर 7। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 5 12 और 7 4 11, अब 3 से नहीं कट रहा है तो अब इसमें अपन 57 का भाग देंगे, इसमें पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है। ठीक है, तो डेसिमल में जाएगा। देखिए 5 बार लेते हैं तो 250 और 35 285 जाएगा नहीं, तो 4 बार जाएगा यहाँ पे पहले
और 228, इसमें से माइनस कर देंगे अपन 44, तो 0.0। ठीक है। अब देखिए यदि अपन 8 बार लें तो 8×5 = 40, 400, और 8×7 = 56, 456 ज्यादा जा रहा है तो 7 बार जाएगा यहाँ पे। और ये हो गया 7×7 = 49, और 7×5 = 35, 350 और 49, 399। तो यहाँ पे वापस अपने पास कितने बचेंगे? 41, 41 बचेंगे, फिर जीरो उतार लेंगे तो ये 410 में वापस कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, तो दो पॉइंट पे है, 2 बार लेके चलते हैं अपन। तो 4.77 आ गया, और इसको 625 से अपन गुणा करते हैं। या तो अपन एक बार अप्रोक्स लेके चल लेते हैं, इसको लगभग अपन कितना मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। और इसको गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, 25×5 = 125, तो 3125 से क्या आना चाहिए? कम। तो लगभग आपका ये ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, क्योंकि काफी कम लिया अपन ने, ज्यादा लिया इसको। ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.77 × 625, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यह जो 75 है, देखिए पॉइंट जो 77 है, इसको अपन 75 मान ले, तो ये अपने पास कितना है? 3/4 है। और ये 4, तो ये हो जाएगा 4×4 = 16, 16 और 3 19/4। इस टाइप से भी आप सोल्व कर सकते हो। या अप्रोक्स अपन देखेंगे कि इसको लगभग मैं 5 मान लेता हूँ, और 5 से जब गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 3125। तो ये कब आया? जब मैंने इसको ज्यादा माना, 0.23। तो आंसर जो आएगा वो इससे कम आएगा, इससे जस्ट नीचे लेके चलेंगे। तो ये तो एकदम यही अप्रोक्स यही आंसर आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके नीचे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 37 संख्याओं का औसत 60.5 है। प्रथम 18 संख्याओं का औसत 55.5, अंतिम 18 का औसत 63.5 है, तो 19वीं संख्या। बेसिक अपना ये रहता है कि पहले जो टोटल नंबर आपके पास 37 है, और इनको इनके एवरेज से यदि अपन मल्टीप्लाई करें, तो ये सभी संख्याओं का अपने पास टोटल यानी योग आ जाएगा। फिर 18 का जो आपकी एवरेज दिया गया है 55.5, इसको इंटू कर दीजिए। फिर आगे 18 का आपको दिया गया एवरेज 63.5, इनको इंटू कर दीजिए। इनका अपन ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे 18 और 18 36 संख्या, तो बीच वाली संख्या आपके पास 19वीं आ जाएगी। ये तो अपना है बेसिक। अब देखिए एवरेज अपन अभी पढ़ ही रहे हैं हाल फिलहाल, और एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक संख्या पे बराबर। ठीक है, यानी ये 37 संख्याओं का जो आपका एवरेज 60.5 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या, पहली दूसरी तीसरी, प्रत्येक संख्या कितनी है? 60.5। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन देखें कि इन 18 का जो एवरेज है 55.5 है, जबकि सभी का कितना? 60.5। तो कितना कम है? 5। और कितनी संख्याओं पे कम है? 5 5 18। तो ये अपना कितना कम हो गया? ये हो गया अपना 90 कम, 90 कम हो गया। फिर इन 18 का देखिए 63.5 है, जबकि होना 60.5 है। कितना ज्यादा है? 3। 3 ज्यादा है कितनी संख्याओं का? 18 का। तो ये 54 आपका ज्यादा है। ओवरऑल इन 36 नंबर की अपन बात करें, तो यहाँ देखिए -90 +54, यानी आपका 36 यहाँ पे क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। इधर यदि 36 कम है, तो लास्ट वाली जो संख्या आपकी बची है जो एवरेज से, उसको 36 क्या लेके आना पड़ेगा? ज्यादा लेके आना पड़ेगा। तो औसत आपका है 60.5, और प्लस इसमें 36 ऐड कर देंगे, तो 60 30 90 96.5 अपना इसका क्या होगा? आंसर। ओके, अगला देखिए। कह रहा है एबीसी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए जिसकी पूंजी 6 महीने के लिए निवेशित थी, वह कुल लाभ के 1/3 का दावा करता है। बी उसकी पूंजी 8 महीने के लिए निवेशित है, कुल लाभ के लिए 1/5 का दावा करता है। और सी 11 महीने के लिए। देखिए टाइम तीनों का दिया गया है, और सी ने 11 महीने के लिए 52,500 रुपए का निवेश किया। ए ने कितनी धनराशि? ए का अपने को अमाउंट पूछा है। देखिए प्रॉफिट जो होता है आपका लाभ, यदि आपका अमाउंट अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो अपन जो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं वो अपन डिवाइड करते हैं अमाउंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा उसके रेशियो में डिवाइड करते हैं। यदि अमाउंट सभी का सेम होता है तो टाइम के रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट। यदि टाइम सेम है तो अमाउंट के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों चीज अलग है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? अमाउंट इंटू टाइम का जो रेशियो होगा उसके। देखिए कह रहा है, देखिए नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 और 5 का मैं एलसीएम लूंगा, तो 3 और 5 का एलसीएम मेरे पास आ गया 15। ठीक है, तो टोटल कुल लाभ का 1/3 इसको मिलता है। देखिए टोटल मैं 15 मान लेता हूं कि प्रॉफिट जो है, लाभ जो है कुल, वो अपने पास कितना है? 15।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ए है, इसको कुल का 1/3, तो 15 का 1/3 करोगे तो ए को कितना लाभ मिलेगा? तो ए को प्रॉफिट मिलेगा कितने का? 5 का। बी को 1/5, तो 15 का 1/5, बी को लाभ मिलेगा कितना? 3। 5 और 3 8, टोटल 15। तो सी के लिए कितना लाभ बचा? 7। ये प्रॉफिट का रेशियो है लाभ का। ठीक है, अब ये जो टाइम का टाइम जो दिया गया है ना, लाभ को प्रॉफिट को यदि देखिए यहाँ पे लाभ बराबर अमाउंट इनटू टाइम है। यदि इस लाभ को मैं टाइम से इधर डिवाइड कर दूंगा तो आगे क्या बचेगा? अमाउंट, जो रुपए लगाए वो। तो इस लाभ को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? समय से। तो ए ने देखिए कितने महीने के लिए रुपए लगाए, तो ए ने लगाए यहाँ पे 6, तो 5/6। बी ने लगाए 8, तो 3/8। और सी ने लगाए 7/11 महीने, तो 7/11। ये अपने पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा इनके धन का, जो इन्होंने लगाया है। अब देखिए सी का तो दिया है और ए का आपको पूछा है, तो क्यों ना इन दोनों को ही अपन लेके चले। तीनों को जरूरी नहीं अपने को ए और सी का ही अपने को लेना, सी का दिया है और ए का अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसको यहां से हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और सी का अपन डायरेक्ट अमाउंट का रेशियो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 11 इधर आ जाएगा 55, और 6 इधर आ जाएगा, 7 × 6 42। यानी सी ने यदि 42 रुपए लगाए, ये 52,500 जो आपको दिया है वो किसकी वैल्यू दी है? 42 यूनिट की। और ए का फाइंड आउट करना है तो अपन 55 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये अपना कट रहा है किससे? 42, 7 × 6 है, 5 5 10 2 12, ये भी 6 से कट रहा है, तो ये 6 से कट गया आपका 7 बार, और ये भी आपका 6 से कट जाएगा। 8 6 की 48, 4 बचेंगे 45, 7 6 की 42, 3 बचेंगे, और 6 पंजे 30। फिर ये 7 से कट जाएगा आपका, पहले कट गया अपना कितनी बार? एक बार। फिर बचे 7 दूनी 14, 2 बार। फिर 3 बचेंगे, 7 पंजो 35, तो ये आ गया 1250। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 1250 × 55। अब देखिए 55 आपका होता है 11 × 5, तो पहले 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 12 × 5, 12 पंजो 60, 6000, और 5 × 5 25, यानी 250। तो यह आ गया अपना 6250। और 11 से गुणा करना आसान होता है, जीरो प्लस करते जाइए, 5 5 2 7, 6 2 8 और 6, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 68,750। देखिए 11 से जो गुणा करना होता है वो आपका मेंसुरेशन में काम आता ही आता है, ऐसे भी आपकी कैलकुलेशन में बहुत सारी जगह काम में आ जाता है। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ कि 11 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक कंपनी किसी कार्य को 37 दिनों में पूरा करने के लिए सहमत हुई। उस कंपनी ने 65 पुरुषों को नियुक्त किया, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करता और 24 दिनों के बाद 3/7 कार्य पूरा हो पाया। देखिए कितने आदमी काम कर रहे हैं? 65। काम टोटल जैसे एक काम करना था, लेकिन किया कितना इन्होंने? 3/7। यहाँ पे आपको बताया था जो भी काम कर रहे हैं वो लेंगे टाइम एंड वर्क में, यहाँ पे जितना काम हो रहा है वो लेंगे। इसके बाद दिन लेंगे, तो दिन इन्होंने लगाए 24। इसके बाद जो भी बचे प्रत्येक दिन का, प्रत्येक की मजदूरी, प्रत्येक का खर्चा, कुछ भी वो यहाँ पे लेंगे 15 घंटे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है कि समय पे कार्य पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा कितने और पुरुषों को नियुक्त किया जाए। मान लेते हैं इसको टोटल मिलके एक्स आदमी काम खत्म करेंगे। टोटल काम यदि एक था, इसमें से 3/7 हो चुका, तो करते कैसे हैं? -7 में से 3 घटाओ 4, और बटे में वही संख्या। ठीक है, कितने दिन में करना है? समय पे। तो कितने दिन का टारगेट था वो अपन देखिए। यहाँ पे टोटल टारगेट लिया था कंपनी ने 37 दिन में, इसमें से 24 दिन तो हो चुके हैं, तो दिन बचे कितने अपने पास? तो 13 दिन और बचे। इस 13 दिन में ये काम कंप्लीट ही करना है। और प्रत्येक दिन कितने घंटे काम होगा? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको बताया था यूं तिरछा आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 को 4/7 से, फिर इसको इधर करेंगे 24 × 15 बराबर x इंटू 3/7 और इंटू 13 × 12। तो देखिए 7 से आपका 7 भी कट गया, 12 से कटेगा 24 आपका 2 बार, 3 से 15 कटेगा आपका 5 बार, और 13 से 65 कटेगा आपका 5 बार।
तो 5 दूनी 10 और 5 गुना 4 20, 20 गुना 10 आपका आ गया 200। ये आपका x का मान आया यहाँ पे टोटल, कि टोटल कितने आदमी चाहिए 200। इसमें से 65 आपके पास पहले से काम कर रहे हैं, तो 200 में से आप 65 घटा दीजिए, यानी कितने और लोग आपको चाहिए 135 चाहिए। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए अपने को एक बोर्ड मास का दिया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे, ये वाला। तो देखिए प्लस का 8 है, प्लस का 8 8 16, 16 में से 5 गए, तो अपने पास कितने बचे 11, और बाहर जाएगा तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस के 11। अब ये मंझला कोष्टक सोल्व करेंगे, तो 8 में से आपके 11 गए, प्लस का 8 है माइनस के 11, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3। फिर ये बाहर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 3। तो देखिए 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट है, फिर 8, फिर माइनस, ये 5 और 8 13। फिर इसको सोल्व करने पे आ गया प्लस का 3, फिर आपका है प्लस का 10। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो ये तो देखिए बाहर आएगा तो माइनस के 13 हो जाएंगे। अब ये देखिए प्लस के 10 और 3 13, ये माइनस 13, ये आपस में कट गए, तो 8 माइनस 8 आपका बचेगा। इसका जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा 0। ओके, सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास का रूल लगाना था। देखिए कह रहा है राहुल ने 42 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलोग्राम चाय और 48 रुपए किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चाय खरीदी। जब उसने दोनों किस्मों को एक साथ मिलाया तो 58 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। उसका लाभ प्रतिशत, इसका मतलब क्या है कि अपने को पहले इन दोनों जो मिश्रण को मिलाया है तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फिर सेलिंग से कंपेयर करेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिक आपका यही है कि 42 रुपए किलो की चाय थी और 35 किलो चाय थी, तो टोटल यही रुपए लगेंगे। 48 रुपए वाली चाय थी और कुल चाय कितनी थी 25 किलो। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल जो रुपए लगे इसको खरीदने में वो आ गया। और कितनी क्वांटिटी है 25 किलो और प्लस 35 किलो यानी 60 किलो। भाग देंगे तो ये पर केजी का अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, एवरेज से जैसे अपन करते आ रहे हैं अभी एवरेज के टॉपिक में, वैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी आप एक को कॉस्ट प्राइस मान के चल सकते हैं। जैसे 42 है, 42 रुपए मान ली। यहाँ कितने देखिए उससे भी बता देता हूँ, ये तो बेसिक है, ये आप सोल्व कर लोगे। दूसरा देखिए यहाँ पे है 42 रुपए पर केजी, और कितनी चाय है 35 केजी। ये 48 रुपए पर केजी है, और ये है 25 केजी। तो अपने को क्या है, इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, कि एवरेज कितने रुपए केजी होगी, फिर कंपेयर कर लेंगे। मैंने माना कि जो अपने चाय इनको मिलाने पे जो चाय का जो मूल्य होगा वो 42 रुपए पर केजी है, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 42 ही है। अब देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा है, 6 रुपए ज्यादा है। 42 थी एवरेज, यहाँ कितनी ज्यादा है 42 से 6। और कितने केजी है 25, तो 25 गुना 6 यानी कितने केजी आपका ज्यादा हो गया, 150 रुपए ज्यादा होगा। तो ये एवरेज बढ़ेगा, लेकिन टोटल आपके पास कितना है 25 प्लस 35 प्लस 25 60। तो यहां से 60 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30। तो ये जो एवरेज माना था ये आपका 2.5 बढ़ जाएगा, तो एवरेज आपका होगा 42 तो 44.5, यानी ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट वैरिएबल भी सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस है, 2-3 आप क्वेश्चन करोगे 4-5 तो आप डायरेक्ट इनको सोल्व कर पाओगे। अब देखिए 44.5 में खरीदा पूरी और 58 में बेचा है, तो यहां से डिफरेंस देखिए कितने का है 13.5 का। कितने का प्रॉफिट हुआ 13.5 किस पे 44.5 पे। परसेंटेज में निकालना तो अपन गुणा किससे कर देंगे 100 से। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से कट रहा है, 8 पंचो 40, 9 पंचो 45, ये 5 से कट रहा है 27। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर तो आ गया 2700, और इसको डिवाइड करना अपने को 89 से। आपके जो पास पास में ही है लगभग, तो इसको 16 ही करते हैं अपन। देखिए एक बार ये 90 होता और ये 270 होता, तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाता आपका। तो ये 90 से कितना कम है 1, तो 3 बार भाग देंगे तो 9 3 27, यानी 270 में से 3 घटा देंगे तो 267। तो यहाँ आपका बचेगा 3, फिर 0 उतार लेंगे तो 30 हो गया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0, अब पॉइंट लगाएंगे तो देखिए 30 पॉइंट आपका ए के ऑप्शन आ रहा है, बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए।
कह रहे हैं दो संख्याओं का मैसा और लहसा 48,720 है। दो संख्याएं हैं, वो अनुपात दिया है 5 और 3। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए रेशियो दिया गया है, जैसे एक संख्या आपके पास 5x है तो दूसरी संख्या आपके पास 3x होगी। ये आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 5x गुणा 3x बराबर आपका होता है लहसप गुणा मैसप है। तो 48 गुणा 720, ये 5 से कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 5, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, ये आपका 3 से कट रहा है, 16 3 48। यहां बचा आपके पास x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर है 16 गुना 144। वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे, तो 16 का तो आ जाएगा 4, 144 का 12, तो x का मान अपने पास क्या आ गया, 12 गुना 4 48। छोटी संख्या आपके पास 3x है तो 3 गुना 48 हो जाएगी, और इसका जो आंसर आप आएगा वो आ जाएगा अपना 144। ठीक है, तो ये रिलेशन अपन पढ़ते हैं एलसीएम एलसीएम में कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, अगला देखिए, ए बी का अनुपात है, बीसी का अनुपात सी अनुपात डी है, डी अनुपात ई है। तो डायरेक्ट आपको ए और ई का पूछा है। देखिए ए अनुपात बी है 18-16, बी और सी का दिया है आपको 10 और 6, सी और डी का आपको दिया गया है 12 और 14, और डी और ई का दिया गया आपको 4 और 10। देखिए आपको डायरेक्ट ए और ई का ही अनुपात पूछा है। ठीक है, तो ये अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि इनको इंटू करेंगे तो मेरे पास किसका रेशियो आ जाएगा, इनको यदि डायरेक्ट इंटू करूंगा तो ए का, और इसको इंटू करूंगा तो ये मेरे पास ई आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो रहा है तो अपन काट देंगे, क्योंकि एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो ये इंटू करना है, इस टू ये आएगा, इसके रेशियो में ये आएगा। तो सिंप्लीफाई जो पहले हो रहा है तो पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से ये कटेगा एक बार, 6 से कटा दो बार, ये 4 से कट गया आपका 4 बार, 10 से आपका 10 कट गया, और ये 2 से आपका कट गया 2 बार। इसके बाद देखिए ये 2 से इधर कटेगा आपका 9 बार। अब ये इधर तो बचा है 9, और इधर आपके पास बचा 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 अनुपात 14। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि दो पुरुष क्रमशः 20 और 30 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं। मान लीजिए जैसे अपने पास एक तो ए है, एक अपने पास बी है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है 20 डेज 20 आवर्स में, और ये इसको कंप्लीट कर रहा है 30 आवर्स में। ठीक है, लेकिन यदि वे एक साथ काम करें तो वे प्रति घंटे 150 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 15 घंटे में उसी दीवार का निर्माण करते हैं। देखिए जब ये साथ साथ काम करते हैं ए एंड बी, तो ये कंप्लीट जब करते हैं तो ये टाइम लेते हैं 15 घंटे। ये अपन ने टाइम एंड वर्क में सेम क्वेश्चन किया है। ए अकेला 20 घंटे में कर रहा है, बी अकेला 30 घंटे में, दोनों जब साथ मिलके कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं 15 घंटे में। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जो अपने पास एलसीएम जो होता है वो होता है कुल काम, टोटल वर्क, जैसे आ गया 60। ठीक है, 60 ईंट लगानी है मान लीजिए दीवार में। एक घंटे में लगाएगा 3 ईंट, बी एक घंटे में लगाएगा 2 ईंट, और ए प्लस बी जब साथ साथ काम कर रहे हैं 15 घंटे में कंप्लीट, तो ये लगा रहे हैं 4 ईंट। ठीक है, अब यहां से देखिए ए अकेला जब काम करता है तो 3 ईंट लगाता है, बी अकेला करता है तो एक घंटे में 2 लगाता है। इसका मतलब ए एक घंटे में 3 लगा रहा है, बी एक घंटे में 2 लगा रहा है, तो साथ साथ काम करेंगे तो 5 ईंट लगानी चाहिए, जबकि साथ साथ लगा कितने रहे, 4। इसका मतलब जब साथ साथ काम कर रहे थे तो बातें करने लग गए और ये काम इन्होंने धीरे किया। जब साथ साथ काम कर रहे हैं तो ये एक घंटे के अंदर एक ईंट कम लगा रहे हैं। समझ में आई? ठीक है, भाई लगानी इनको 5 चाहिए जबकि लगा रहे 4। ये अपने पास आ गया कि प्रत्येक घंटे में एक ईंट कम लग रही है, जबकि ये कह रहा है प्रत्येक घंटे 150 कम लग रही है। इसका मतलब ये जो 150 है वो किसका मान है, एक का। पूछा कुल ईंटों की संख्या, तो कुल अपने पास टोटल वर्क यानी कुल ईंट दीवार में कितनी लगेंगी, 60। तो 60 का मान निकालना, 60 से अपन गुणा कर देंगे, तो 15 6 की 90, तो ये आ जाएगा 9000 आपका इसका आंसर। ओके, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक बस अपनी सामान्य गति की कुल यात्रा का 3/7 तय करती है। शेष दूरी को वो बस अपनी सामान्य गति के 9/11 से तय करती है। धीमी गति के कारण यदि यह अपने गंतव्य पे 4/3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो यदि कुल दूरी 210 है तो सामान्य गति अपने को पूछिए। देखिए यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस दी गई है 210 किलोमीटर। ठीक है,
कुल यात्रा का 3/7 यानी 210 का 3/7 यानी 90 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास बचेगा 120 किलोमीटर, ये बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जो 90 किलोमीटर है, यहां तक उसकी स्पीड जो यूजुअल स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड थी, उससे वो चलती है। लेकिन ये जो बाकी डिस्टेंस बचती है ना 120, इसमें ये अपनी नॉर्मल स्पीड से नहीं चल के, ये अपनी नॉर्मल स्पीड के 9/11 से चलती है। ठीक है, एक बात समझना, मैं खाली इस 120 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो 90 किलोमीटर में तो क्या स्पीड सेम है, तो टाइम का कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे देखिए स्पीड की यदि अपन बात करें 120 किलोमीटर के लिए, यूजुअल स्पीड इसकी नॉर्मल स्पीड 11 है, तो ये सामान्य गति से नहीं चल के, ये इसकी सामान्य चाल है, इससे नहीं चल के इसका 9/11 यानी 9 की स्पीड से जा रही है। तो टाइम का रेशियो आपको पता है, टाइम क्या हो जाता है, चाल का उल्टा। यानी यहाँ पे 9 लगना था, सामान्य स्पीड से जाएगी, यदि इसको 9 घंटे लगते तो वो 9 घंटे नहीं लग के, जब ये 9 की चाल से जा रही है तो इसको 11 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितनी यूनिट का है, 2 यूनिट का। और टाइम का डिफरेंस 4/3 घंटे, इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा, तो ये 80 मिनट का इसको डिफरेंस, ये जो है 2 यूनिट का मान वो 80 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे आ गया 40 यूनिट। ठीक है, और यदि ये सामान्य गति से जाएगी, सामान्य से चाल से, तो इसका रेशियो कितना है, 9। तो 1 का मान 40, तो 9 का मान 9 गुना 4 सॉरी 40, तो कितना आ जाएगा 360 मिनट या 6 घंटे इसको लगने चाहिए। कितनी दूरी में, 120 में। ठीक है, तो 120 किलोमीटर में कवर करेगी, सामान्य गति से चलेगी तो 6 घंटे में, 6 का भाग देंगे तो अपने पास जो स्पीड इसकी आएगी वो आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में AB 12 है, BC 14 है और AC 13 है। देखिए, ये अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AB आपको दिया गया है 12, BC आपको दिया गया है 14, AC दिया गया है 13। डी BC पे एक बिंदु इस प्रकार है, कहीं भी एक पॉइंट आपको D दिया गया है कि BD ये 6 है, ये पूरी 14 दी, कितनी बची 8। तो इस AD की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। देखिए, एक तरीका अपने पास ये है कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये आपके पास होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सॉरी 90 नहीं, 180 माइनस थीटा। तो यहां से एक बार इस ABD ट्राइंगल में अपन कोजा रूल लगा देंगे और एक बार इस ADC में लगा देंगे, दोनों में AD स्क्वायर आएगा, उसके बराबर इनको रख देंगे, तो यहां से अपने पास AD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरा देखिए ये cos थीटा इक्वल में लेंगे, दूसरा ये होगा cos थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस cos थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी जो LHS होगी लेफ्ट हैंड साइड वो 0 हो जाएगी, उसके बराबर में AD स्क्वायर का मान आएगा। उसको सोल्व कर लो, ये एक स्टेवर्ड आपकी जो होती है थ्योरम होती है, उससे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है ABC और ये यहाँ पे पॉइंट आपको दे दिया T। ठीक है, ये जैसे अपने पास साइड है स्मॉल बी, ये स्मॉल सी है, और ये पूरी जो आपके पास साइड है स्मॉल ए है, ABC। ये आपके पास है मान लीजिए D या M मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं N। इस AD का मान निकालना है, तो स्टेवर्ड थ्योरम क्या कहती है कि इस C का वर्ग करो यानी C स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटू करना इधर वाले से यानी N से, प्लस इसका वर्ग करो B को और इसको इंटू करना इधर M से। ठीक है, B स्क्वायर इंटू M इक्वल में इस AD का वर्ग करो, ठीक है, AD स्क्वायर, और इसको इंटू कर दो इस सामने वाली साइड से यानी A से, प्लस इन तीनों को आपस में इंटू कर दो M A और N को। ये होती है अपनी स्टेवर्ड थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इस थ्योरम में, तो भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। सी की बात करें यानी इस साइड की अपन बात करें, ये 12 का वर्ग 144 है, इसको इंटू करना इधर वाले इस रेशियो से 8 से, प्लस बी स्क्वायर ये 13 का वर्ग 169 है, इंटू करना इसको 6 से, बराबर AD स्क्वायर ये अपने को फाइंड आउट करना है, इंटू अपना A है। ठीक है, ये टोटल आपकी आ जाएगी 14, प्लस M यानी ये पूरी आ जाएगी 14 और गुणा 6 गुणा 8, इसको सोल्व करेंगे तो भी अपना क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और कौजा रूल से करोगे तो भी आपका आ जाएगा, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक दो लाइन में आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटू कर लेते हैं अब। तो इधर देखिए इन दोनों में, ठीक है, ये तो एडी स्क्वायर का मान निकालना है, इसको इधर ले आएंगे। 8 से गुणा कर लेते हैं पहले, 800, 100 को करेंगे तो 40 को करेंगे, 8 चौक 32, 320, तो 800 और 300 1120, और 8 चौक 32, तो 1152, प्लस इधर गुणा करेंगे 6 से, तो 100 से करेंगे तो 600, और 60 को 6 से करेंगे 360, ठीक है, तो 960, और 9 छकी 54, ठीक है, तो 960 और अपने आगे कितने 54, तो 1014 बराबर, ये आ गया आपका 14 एडी स्क्वायर। इसको गुणा कर देते हैं अपन, 14 छिकी 84 और गुणा 8, इन दोनों को प्लस करेंगे और वो इधर लाके अपन क्या कर देंगे माइनस। तो इसको गुणा करेंगे 80 गुणा 8, तो 8 8 64 यानी 640, और 8 चौक 32, 672 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें इनको ऐड कर लेते हैं पहले, 2166 आ गया, इसमें से 672 माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया अपना 16 में से 7 गए 9, और ये इधर 10 में से गया 4, तो ये 1494 आ गए, बराबर आपका है 14 इंटू एडी स्क्वायर। तो देखिए पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट में संख्या आपके पास आ रही है। तो एडी स्क्वायर बराबर अपना जो आएगा, ये आ जाएगा 1494/14। अब देखिए यहाँ इन ऑप्शन को देखें तो अंदर सभी में 581, नीचे 7 आ रहा है, जिसका मतलब 2 से काट देते हैं इसको, 2 से कटेगा 7 बार, और ये 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और 8 और 7, 747/7 ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडी यदि अपन वर्गमूल ये वर्ग हटाएंगे तो एडी बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट आएगा, और इधर भी इसका भी रूट आएगा। ठीक है, एडी का मान ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में 7 है, जबकि यहाँ अपना कितना आ रहा है, रूट ही 7 आ रहा है। तो इसका यहाँ पे क्या किया गया है, परमेकरण किया गया, यानी रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो रूट 7 से गुणा करेंगे तो नीचे तो आपके पास 7, रूट 7 गुना रूट 7 क्या बनेगा, 7 बन जाएगा। अब ऊपर वाली कंडीशन में क्या होगा कि 747 गुना रूट 7, इनको आपस में गुणा करेंगे। अब बाहर या तो आपके पास 5 आ जाए, ठीक है, या 4 आ जाए, या 3 आ जाए। तो 5 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर देखिए 5 वाली ट्रेम ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको यदि अपन अंदर गुणा करें तो 7 गुना 7 देखिए, इंटू करेंगे तो 49, 4 7 चौक 28, और 4 32, 3, फिर 7 7 49, और 3, ये हो गया 52। तो 52 29 का रूट है अपने पास। अब इसमें से आपको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो 5 2 7 2 9 9 18, यानी 9 बाहर आ जाएगा, 9 बन रहा है, 9 का भाग जा रहा है, 9 अलग करेंगे तो बाहर आएगा 3। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि जब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इकाई का जो अंक आएगा वो 9 आएगा। तो यहाँ पे ना तो 5 का भाग जाएगा, और ना ही आपका 4 यानी अंदर 16 होगा, या सम संख्या होगी। तो यहाँ पे इवन नंबर तो बन ही नहीं रहा, 9 आ रहा है इकाई का अंक, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट भी आप यहीं से देख सकते हो कि रूट 7 से जब गुणा करेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कोजा से भी कर सकते हो और स्टेवर्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर में सीरीज चल रही है। तो साइन स्क्वायर 90 का मान अपने को पता होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, 2 है, फिर 4 डिग्री, फिर 6 डिग्री, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 डिग्री का। लास्ट आपको टर्म दी है 90 डिग्री। तो 90 में अपन 2 का भाग दें, तो यानी ये टर्म टोटल दिए जो गए हैं ना, वो है टर्म कितने अपने पास टोटल 45। अब 45 में से इस एक टर्म का अपने को पता है कि मान कितना होता है 1, तो बाकी टर्म आपके पास ये एक हटा दे तो बाकी टर्म कितने बचेंगे, 44। ठीक है, यहां तक। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 से पहले आएगा साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 2 है, ये साइन स्क्वायर 88, ये दोनों जो मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक। क्यों, क्योंकि इधर साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर जो 88 होगा इसको लिखेंगे 90 - 2। 90 - 2 यानी पहले क्वाड्रेंट में होगा, और 90 पे बदलेगा साइन किसमें, कोस में। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 2 डिग्री। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये कितना होता है, 1। तो ये जो 44 आपके पास टर्म बनेंगे, ये सारे दो दो टर्म मिलके एक बनेगा।
तो 2 का भाग देंगे तो इनका मान तो आएगा आपका 22 और ये आपके पास एक है ही ऑलरेडी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 23। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण का माप दिया गया है, तो इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या से अनुपात अपने को पूछा गया है। देखिए, भुजाओं की संख्या निकालनी है आपको n का मान, तो ये होता है बहिष्कोण, यानी टोटल आपके पास होता है 360 डिग्री, और इसमें प्रत्येक बहिष्कोण का यदि अपन भाग दे दें, एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका, इसका भाग देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाती है, भुजाओं की संख्या आ जाती है। और यदि भुजाओं की संख्या अपने पास आ गई तो अपने फॉर्मूले से अपन विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, एक समभुज के बहिष्कोण का माप ये दिया गया अपने को, इसको अपन इंटू करते हैं, 360 में भाग देंगे, तो 17 को 21 से पहले गुणा करेंगे, 17 17 दूनी 34, एक 35, 357, और ये 3 इसमें ऐड कर देंगे, 360 बट्टे 17। ये प्रत्येक बहिष्कोण का माप है। जब इसमें भाग दोगे तो 360 से 360 कटेगा, 17 ऊपर जाएगा, तो n का मान आपके पास आ गया कितना, 17। अब अपने को क्या निकालना, डायगोनल की संख्या, विकर्णों की संख्या। इसका जो फॉर्मूला आपका होता है, ये होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन, ठीक है, चाहे कोई भी आकृति हो, आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो इसमें आप n यानी भुजाओं की संख्या का मान लिखिए, विकर्णों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे विकर्ण भुजाओं की संख्या 17, 17 रख दीजिए, 17 में से 3 गया आपके पास, बचे 14 बटे 2 से आपका कट जाएगा ये कितनी बार, 7 बार। तो ये अपने पास विकर्णों की संख्या आ गई 17 गुणा 7। भुजाओं की संख्या 17 है, रेशियो पूछा गया 17 से 17 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7:1। ठीक है, पहले विकर्णों की पूछा ना, विकर्णों का भुजाओं से, तो पहले विकर्णों की संख्या लेंगे, फिर भुजाओं की संख्या लेंगे। अगला देखिए, इसमें घन है 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के किनारों वाले एक घनाभ को प्रत्येक 4 सेंटीमीटर के घन बनाने के लिए पिघला गया। आपको बताया था कि जब एक आकृति को पिघला के दूसरी बनाते हैं तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों दिए गए। यह आयतन बराबर होगा जितने भी घन बनेंगे उन सबके कुल आयतन के बराबर। मान लीजिए n घन बनेंगे और एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा आपके पास 4 सेंटीमीटर की है, तो ये होगा 4 का क्यूब। ठीक है, 4 गुना 4 16 कट गया, 4 से आपका कट गया 10 बार, और 24 गुना 10 यानी कितने घन बनेंगे छोटे छोटे, 240। ठीक है, यहां तक आप देखिए, कह रहा है कि बनाए गए सभी घनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, पूरे घन का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्गाकार 6 फलक होते हैं, तो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। कर्व यानी भार भार का पूछा, यानी बेस का और टॉप का नहीं पूछा, तो ये होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, और भुजा आपको दी गई है इसके 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का क्यूब। ऐसे ये तो आया एक का, और है कितने अपने पास, 240, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से, 0 24 को 4 से गुणा कर देंगे 96, 9 और 6 से गुणा कर देंगे 144, और 9 जोड़ देंगे तो 153। तो ये आ जाएगा 15,360 इसका अपना आंसर। ओके, खाली वॉल्यूम आपको इक्वल करना है और कुछ नहीं। अगला देखिए, 2400 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या, तो किसी के भी जब आपको टोटल फैक्टर निकालने होते हैं तो सबसे पहले उसके अपन निकालते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2400 को टुकड़ों में तोड़ते हैं, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन 24 गुणा 100। 24 आपका होता है 4 गुणा 6, 100 आपका होता है 25 गुना 4। अब देखिए, 4 क्या है, 2 का वर्ग, 6 क्या है, 2 गुणा 3, 4 2 का वर्ग, और 25 5 का वर्ग। सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ये आपको पता है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 2 कितनी बार है, इसकी पावर ऐड कर देंगे, 2 2 4 और 1 ये, तो 2 की पावर 5, फिर 3 आया है 1 बार, और 5 आया है 2 बार। ये तो अपने पास क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इनकी पावर ऐड कर दे, 5 2 7 1 8, ये अपना आंसर आ जाए। इसने पूछा है सम गुणनखंड, इवन फैक्टर की बात करें तो देखिए, 2 की घात 5 का मतलब है कि 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3,
2 की घात 4 और 2 की घात 5, ये सारी संख्याएं आएंगी। ये 2 की घात 0 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 16 होगा, ये 32 होगा। ऐसे 3 की घात 0 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है। सम गुणनखंडों की बात करी है इवन की, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2 की घात 0 तो 1 है। जब इसको मैं इस 1 से गुणा करूंगा, 3 की घात 0 भी 1 है, तो ये तो इवन नहीं बनेगा ना, तो इसको छोड़ दीजिए। इस 1 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो भी 3, ये भी इवन नहीं बनेगा, 9 से करूंगा तो भी नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी इवन आपको फैक्टर पूछे तो 2 की जितनी भी पावर होती है ना वही लेते हैं। जैसे देखिए टोटल तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन ये एक नहीं लेते, क्योंकि ये क्या हो गया, ओड बनता है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, कितने लेंगे, बाकी 1 2 3 4 5, तो 5 लेंगे। अब देखो ये 2 की घात 1 2 हो गया, इसको 1 से गुणा करोगे तो भी 2 आएगा, 3 से करोगे तो 6, 9 से करोगे तो 18 है, सब इवन नंबर आ रहे हैं, समझे। तो बाकी की पावर को क्या करते हैं, एक प्लस करके लेते हैं, तो एक में एक प्लस करेंगे 2, 2 में एक प्लस करेंगे 3, इनको इंटू कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 गुना 3 30, तो ये आंसर आ जाएगा, समझे। यहां भी प्लस करते, लेकिन क्यों, क्योंकि ये ओड बनाता है, अपने को चाहिए इवन, इसलिए एक इसकी पावर नहीं लेते। इवन के लिए 2 की जितनी पावर है खाली उतनी लेंगे, बाकी की पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए ये कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, 3 की घात 1 ही है, सॉरी, ये 3 की घात 0 और 3 की घात 1 ही आएगा। ऐसे 5 की घात 2 है, तो ये 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, कितनी बार आया, 3 बार, पावर कितनी, 2, इसलिए एक प्लस करते हैं, समझे। अगला देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, ए माइनस बी दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी पूछा है। एक बार इसका होल स्क्वायर करें, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो ये अपने पास देखिए ए के भी घटा देंगे तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिया है उसको देखिए एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है अपना, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही पूछा है। इनकी वैल्यू दी है तो यहाँ पे रख देंगे, ये 611 है, इसकी वैल्यू दी है 13, इधर गुणा में तो इधर कहाँ पे आएगा, भाग में, ठीक है। बराबर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए यही है, इसका मान पूछा है। तो 13 का इसमें भाग दे देंगे, पहले कितनी बार जाएगा, 4 बार, 13 चौको 52, बचेंगे 9, तो 13 संति 91, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 47। ओके, अगला देखिए, सिंपल था, फॉर्मूला रखना था। कह रहा है कि त्रिभुज में डी और ई, ये जो पॉइंट है, ये ए एफ और ए जी के मध्य बिंदु हैं। एफ और जो जी है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। डी से ई आपको 4.8 दिया गया है, बी से सी ये पूछा है। देखिए ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, पी क्यू आर, ये इसका मिड पॉइंट ऐसा, ये इसका मिड पॉइंट एन है, इसको यदि मैं मिला दूं, तो मिड पॉइंट को यदि मिला दूं तो ये जो साइड होगी ना, ये इसकी हाफ होती है, यानी एस एन जो होगी वो क्यू आर की क्या होगी, हाफ होगी। यानी इनका जो रेशियो होता है, मिड पॉइंट को मिला दें तो 1:2 होता है। दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, वहां से रेशियो निकालेंगे, मिड पॉइंट है तो ये 1 है, तो ये पूरी कितनी होगी, 2, तो इनका रेशियो होता है 1:2 का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है DCE, ये इनके मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल AFG के, तो ये 4.8 है, तो ये इसका डबल होगी, 48 का डबल कितना होता है, 96, तो ये होगी 9.6। अब ये एफ और जी इस पूरे एबीसी के मिड पॉइंट है, तो ये इसका डबल होगी, तो 96 का डबल कर देंगे, ठीक है, 4 कम है तो उधर 8 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरिटी है और कुछ नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वर्त पर एक बिंदु P से वर्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है। देखिए थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, एक ये ओ केंद्र वाला वर्त है, इसके बाहर एक बिंदु P है और P से इस पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं दो, ये एक पी ए है और दूसरी जो है वो अपने पास है पी बी, ठीक है। आपको कह रहा है इसके बाद कि ए पी बी, ये जो एंगल है ये आपके पास है 100 डिग्री, ओ ए बी, ओ ए और बी, ये वाला एंगल आपको पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ओ से बी को भी मिला दूं तो आपको पता है ये जो चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज ओ ए पी बी, इसमें ये रेडियस है, ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इन दो का टोटल भी 180 होता है, ये अपन पढ़ते हैं सर्कल में। तो ये 100 है, तो ये कितना बचा यहाँ पे, 80।
अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें ओ से ए और ओ से बी बराबर है क्योंकि दोनों इस वर्त के क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे। तीनों का टोटल 180, जिसमें ये 80 है तो बाकी कितने कितने बचेंगे, 50 50। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये भी 50 ये भी 50 होगा। अगला देखिए, कह रहा चतुर्भुज का एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, विपरीत शीर्षों से इस विकर्ण पे लंबों की लंबाई का योग 18.7 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिंपल सा है, कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का दे रखा हो, ये इसका एक विकर्ण है जिसकी लंबाई है। इसके विपरीत शीर्ष एक तो ये है, इससे इस पे परपेंडिकुलर है, एक ये है, इससे इस पे परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे अपने पास है ABCD, ये P है ये Q है। देखिए एक आपके पास ये विकर्ण खींच दिया तो दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ये ABC ये ट्राइंगल है, एक ये ADC ये ट्राइंगल है। इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस करूंगा तो पूरी का एरिया आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब ABC लेंगे तो ये आधार हो जाएगा AC और ये इसकी लंब हो जाएगा। ऊपर वाले में ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये अपने पास है, तो 1/2, नीचे वाले की मैं एक नंबर की बात करूं तो 1/2 गुणा आधार, आधार है AC गुणा ऊंचाई है B से Q, प्लस ऊपर वाले ट्राइंगल दो नंबर की बात करूं तो 1/2 आधार वही AC और गुणा ऊंचाई यानी DP, ये होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन अपने पास आ रहा है 1/2 इंटू AC और अंदर बचेगा BQ प्लस DP। अब देखिए 1/2 AC जो अपने पास है वो इस विकर्ण की लंबाई है, वो दी गई है 60। BQ प्लस DP ये दोनों इस शीर्ष लंबों की लंबाई है, दोनों का टोटल दिया गया ऑलरेडी आपको 18.7। ये आ गया 30, एक जीरो हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 7 गुना 3 21, दो में यूनिट डिजिट आ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं। 3 से गुणा करना है, 7 21 2, 18 ते 54, 54 और 2 56, तो ये आ जाएगा 561 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी ये देख सकते हो कि जब भी आपको इस टाइप का दिया हो डायगोनल और उसके ऊपर आपको शीर्ष लंब से ऊंचाई का टोटल दे रखा हो, तो इसका डायरेक्ट एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण और इंटू शीर्ष लंबों की का टोटल, शीर्ष लंबों का योग। ये यहाँ पे योग दिया, हो सकता है आपको अलग अलग देते, जैसे कहता है ये 8.7 है ये 10 है, तो आपको क्या करना है, टोटल इसमें रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा, एक ही बात है। अगला देखिए, बार ग्राफ का दिया है, कह रहा है कि दिए गए चार्ट में 2015 की तुलना में 2016 में किस शाखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 15 से 16 में। ठीक है, 15 ये आपने पहले वाला है, ये 16 है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, 50 से 90 यानी 40 बड़े, किससे, 50 से, और गुणा 100, 80% यहाँ पे मुंबई में 80% है। इसके बाद देखिए चेन्नई में तो उल्टा कम हो रहा है, 40 से 25, तो चेन्नई तो नहीं हो सकता। कोलकाता में देखिए 75 से 110, कितने बढ़ रहे हैं, 35, किससे, 75 से, गुणा 100, 25 से 4, 25 से 3, 4 से गुणा कर देंगे, 100, 5 चौक 20, 4 3 12, 140/3। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 4 3 12, ये तो 80% के आसपास ही नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। कोलकाता भी, दिल्ली में उल्टा आपका कम हो रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डी, मुंबई। ठीक है, जिसमें 80% सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है। अगला देखिए, दिए गए बार चार्ट में 15 से 16 के बीच बिक्री की प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ये सभी में करनी है अपने को, 15 से 16 में। ठीक है, एक को नहीं, सभी में। तो पहले 15 का टोटल करें, यहाँ पे 50 है, 15 से 16 के बीच बिक्री, ठीक है। यहाँ पे 40 से 90, यहाँ पे 100 है, 190 और प्लस 75, ये अपने पास टोटल आ गया 265 15 में। इसके बाद अपन बात करें 2016 की, ये 90 है, ठीक है, और ये 110, 200 प्लस 25, 225, और ये देखिए आपका होगा 80 और 90 और बीच में तो ये 85। ठीक है, 225 यानी 310 हो गया। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखिए, 310 ही हुआ है, 200 225 और 85,
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, 35 इधर बढ़ रहा है, 10 ये बढ़ रहा है, तो 45 का इंक्रीज हो रहा है किससे, 265 से। और परसेंटेज में निकालना तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो ये देखिए 5 से कट गया 9 बार, ये 5 से 25, 5 थी 15, तो ये अपना आ जाएगा 900/53। सोल्व कर लेंगे। तो पहले एक बार ही भाग जाएगा 90 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितने बचे, 37। फिर जीरो उतार लेंगे, 370। इसमें अपन भाग देते हैं तो 7 पंजो 35 और 7 ही 21, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब भाग जाएगा 16, और 16 वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी 16.9। ठीक है, यानी 6 का भाग देंगे, 6 पंजो 30, 300, 6 थे 18, 318। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कितना बच रहा है अपना, 52। ठीक है, तो 16 पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है दिए गए बार चार्ट में कोलकाता दिल्ली के बीच कुल बिक्री का अनुपात। देखिए कोलकाता ये रहा और दिल्ली ये रहा, कुल बिक्री, यहाँ पे कुल बिक्री देखिए 110 प्लस 75, कोलकाता में है अपनी 185, दोनों की टोटल पूछे भाई, है ना। टोटल देखना आपको, यहाँ पे देखिए 100 ये था, और ये अपना कितना था 85, ये भी 185 है, तो इनका रेशो आएगा आपका 1:1। सिंपल था। अगला देखिए, कह रहा है दिए गए बार चार्ट में 15 की तुलना में 16 में किस शाखा में अधिकतम कमी हुई। कमी देखिए दो में हुई थी, दो में वृद्धि हुई थी, तो यहाँ तो बढ़ रहा है मुंबई में, तो ये तो नहीं है आपका, मुंबई नहीं है। और ये कोलकाता भी बढ़ रहा था, ये भी नहीं है। तो चेन्नई और दिल्ली की अपन बात करें, तो चेन्नई में कमी हुई है देखिए 40 से 25, कितना कम हुआ है 15, किससे, 40 से, गुणा 100। तो 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 15 गुणा 5 75/2, 37% यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 100 से आपका 85 कितना कम हो रहा है, 15, किससे, 100 से, और गुणा 100, तो ये आपका 15% कम हो रहा है। तो सर्वाधिक अधिकतम कमी जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, चेन्नई में, तो इसका चेन्नई आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके अपने 25 क्वेश्चन थे जो अपन ने डिटेल में सोल्व किए। ओके, और आप जो वीडियो है इसको आप शेयर जरूर कीजिए, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो भी रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने मॉक टेस्ट भी यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसके अलावा जो भी आपके मैथ्स के टॉपिक हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा डिटेल में। ओके, थैंक यू एवरीवन।